नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। किसान अब ऑनलाइन बेच सकेंगे अपने उत्पाद। सूखे से प्रभावित फसलें पशुओं को खिलाने को मजबूर हैं किसान। पश्चिम बंगाल की तर्ज पर प्रदेश की जनता को 5 पैसे प्रति लीटर मिलेगा स्वच्छ पानी। जमाखोरों पर कार्रवाई से प्याज के दामों में कमी। 200 रुपए के नजदीक पहुंचा अरहर दाल का भाव। उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर आलू देने की कवायद। और विश्व खाद्य दिवस पर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में कृषक गोष्ठी आयोजित। अब कृषि समाचार विस्तार से। सरकारी एजेंसी लघु कृषक कृषि व्यवसाय परिसंघ SFAC ने प्रस्तावित राष्ट्रीय कृषि बाजार में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करने की योजना के तहत देश के 585 थोक बिक्री बाजारों को एकीकृत करने की योजना बनाई है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड सहित कम से कम 10 राज्य इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं। प्रस्ताव के अनुरूप केंद्रीय कृषि मंत्रालय राज्य सरकारों को मुफ्त में सॉफ्टवेयर प्रदान करेगा। वह 30 लाख रुपए तक निर्धारित लागत भी देगा। यह राशि ई बाजार प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए संबंधित आधारभूत ढांचे को दी जाएगी। SFAC राष्ट्रीय ई प्लेटफॉर्म को वर्ष 2015-16, 2016-17 और वर्ष 2017-18 के दौरान 3 चरणों में अमल में लाएगी। प्रस्तावित ऑनलाइन कृषि बाजार में किसानों के पास अपने उत्पाद हाजिर बाजार मंडियों अथवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों जगहों पर बेचने का विकल्प होगा। मौसम की बेरुखी की वजह से सूखे की चपेट में आ गए प्रदेश के ज्यादातर जिलों के किसान खासतौर से धान और उड़द की फसल को काटकर पशुओं को खिला रहे हैं, क्योंकि किसानों का मानना है कि पानी की कमी से ज्यादातर फसलें बर्बाद हो गई हैं। ऐसे में उसका कुछ सदुपयोग ही कर लिया जाए। कुछ क्षेत्रों में किसान अपनी फसलों को ट्यूबवेल या अन्य संसाधनों से सिंचाई कर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर ने अपने खेतों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। चेन्नई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नैनो तकनीक से उपकरण तैयार किया है, जिससे प्रदेश की जनता को भी 5 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पीने का स्वच्छ पानी मिल सकेगा। पश्चिम बंगाल में 4 लाख लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। यह बात प्रोफेसर टी प्रदीप ने CSIR IITR के स्वर्ण जयंती समारोह के तहत आयोजित व्याख्यान में बताई। उन्होंने बताया कि संस्थान ने अमृत नाम से उपकरण तैयार कर लोगों को उपलब्ध कराया है। प्याज की नई फसल बाजार में आने, आयात तेज होने और जमाखोरों पर कार्रवाई होने से प्याज के थोक भाव में खासी गिरावट आई है। नासिक स्थित राष्ट्रीय बागवानी एवं शोध न्यास के आंकड़ों के अनुसार प्याज का थोक बिक्री मूल्य 13 अक्टूबर को लासल गांव में घटकर 28 रुपए 50 पैसे प्रति किलो रह गया, जो अगस्त में 57 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था। आने वाले दिनों में प्याज के दाम में और कमी आने की उम्मीद है और यह 20 से 30 रुपए के दायरे में रह सकती है। वहीं प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी एजेंसी MMTC ने चीन और मिस्र से 2000 टन प्याज आयात का अनुबंध किया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में प्याज निकासी का काम शुरू हो चुका है। हालांकि कमजोर बरसात के कारण महाराष्ट्र में उत्पादन कम हो सकता है, लेकिन देश का उत्पादन पिछले वर्ष के आसपास ही रहने की उम्मीद है। खुले बाजार में अरहर की दाल के भाव 200 रुपए के नजदीक पहुंच गए हैं, जिससे आम आदमी की थाली से यह अब बाहर हो गई है। दालों की ऊंची कीमत को देखते हुए सरकार हरकत में आई है और दालों की उपलब्धता बढ़ाकर कीमतें कम करने के उपाय कर रही है। गौरतलब है कि देश के बाजारों में अरहर दाल के भाव 187 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। शासन के निर्देश पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 26 जनपदों लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, अमेठी, वाराणसी, बलिया, मऊ, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, संत कबीर नगर, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर व मुरादाबाद में उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर आलू देने की कवायद कर रहा है। विभाग विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को 9 रुपए प्रति किलो की दर से आलू दे रहा है। इस योजना का विभाग को दोहरा लाभ मिल रहा है।
एक तरफ जहां विभाग के इस प्रयास से थोक मंडी में आलू के दाम कम हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ गोदामों में भरा आलू बाहर आ रहा है। विभाग को नए आलू के भंडारण के लिए गोदामों की जरूरत है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की ओर से विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर गन्ना उत्पादन तकनीक प्रदर्शन, कृषक गोष्ठी तथा गन्ना बीज जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए लगभग 300 किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आए हुए किसानों को प्रायोगिक जानकारी प्रक्षेत्र तथा प्रयोगशाला भ्रमण कराकर दी गई। साथ ही संस्थान द्वारा विकसित नई गन्ना प्रजातियों का निःशुल्क वितरण भी किसानों में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर सुशील सोलमन ने की। आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों पर। गेहूं अलीगढ़ की मंडी में 1550 रुपए, बदायूं की मंडी में 1510 रुपए, बरेली की मंडी में 1580 रुपए और लखीमपुर की मंडी में 1530 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना अलीगढ़ में 5250 रुपए, बदायूं में 5050 रुपए, बरेली में 5050 रुपए और लखीमपुर में भी 5050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर अलीगढ़ में 6970 रुपए, बदायूं में 6810 रुपए, बरेली में 6950 रुपए और लखीमपुर में 6860 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू अलीगढ़ में 870 रुपए, बदायूं में 650 रुपए, बरेली में 700 रुपए और लखीमपुर में 800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर अलीगढ़ में 1980 रुपए, बदायूं में 1580 रुपए, बरेली में 1700 रुपए और लखीमपुर में 2070 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज अलीगढ़ में 3750 रुपए, बदायूं में 3350 रुपए, बरेली में 2800 रुपए और लखीमपुर में 3150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन अलीगढ़ में 6000 रुपए, बदायूं में 3800 रुपए, बरेली में 3950 रुपए और लखीमपुर में 7200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन अलीगढ़ में 630 रुपए, बदायूं में 680 रुपए, बरेली में 700 रुपए और लखीमपुर में 765 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अदरक अलीगढ़ में 2730 रुपए, बदायूं में 3500 रुपए, बरेली में 3300 रुपए और लखीमपुर में 3890 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई
और PVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, फूलों का नाम आते ही मन प्रसन्न हो जाता है और जब यही पुष्प हमारी आमदनी का स्रोत बन जाएं, तो सोने पे सुहागा की कहावत चरितार्थ हो जाती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं फूलों की व्यावसायिक खेती, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं उद्यान निदेशालय लखनऊ की शाक भाजी प्रसार अधिकारी डॉक्टर गीता त्रिवेदी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि फूलों की व्यावसायिक खेती हमारे किसान भाइयों के लिए किस तरह से लाभप्रद हो सकती है? देखिए, किसान भाइयों के लिए फूलों की व्यावसायिक खेती इसलिए लाभप्रद है क्योंकि परंपरागत जो खेती है जो किसान भाई करते आ रहे हैं, उनकी तुलना में औद्यानिक फसलों की खेती से किसान भाई अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। और उनमें भी फूलों की व्यावसायिक खेती अर्थात परंपरागत खेती न करके अगर वो वैज्ञानिक तरीके से फूलों की खेती करें तो अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। मतलब हमें परंपरागत खेती के स्थान पर वैज्ञानिक खेती का ढंग अपनाना चाहिए। जी हाँ, वैज्ञानिक खेती। डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे कि इस समय हम कौन कौन से पुष्पों की खेती कर सकते हैं? सुनील जी, इस समय हमारे किसान भाई ग्लैडियोलस, गुलाब तथा जरबेरा की खेती कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इन 3 मुख्य रूप से कर सकते हैं। तो अगर हम ग्लैडियोलस की बात करें तो ग्लैडियोलस का प्रवर्धन अगर हम कहें तो कैसे किया जा सकता है? देखिए, ग्लैडियोलस का प्रवर्धन कंदों द्वारा किया जाता है जी, तथा लगभग 1 हेक्टेयर में करीब 1.25 लाख से लेकर 2 लाख कंदों की आवश्यकता ग्लैडियोलस में खेती में पड़ती है। जी, तो ये कंद कहाँ से गीता जी मिल सकते हैं हमको? देखिए, कंद बहुत सारी कंपनीज हैं जो आजकल प्राइवेट कंपनीज हैं जो कंद उपलब्ध करा देती हैं, तथा किसान जब एक वर्ष कर लेते हैं फसल तो द्वितीय वर्ष के लिए उनके पास भी कंद वो अपने आप संरक्षित करके रख सकते हैं। अच्छा, कंद कैसे हैं, मतलब ठीक है कि नहीं है, ये हमारे किसान भाई कैसे जान सकते हैं? देखिए, कंद तो वो उन्हें देख के ही समझ में आ जाएगा, थोड़ा ठोस होना चाहिए, देख के भी समझ जाएंगे वो। अच्छा। और अच्छी किसी कंपनी से लें तो, या अगर उन्हें कोई समस्या हो तो फिर वहाँ उद्यान कार्यालय जो भी है जनपद का, वहाँ संपर्क करके थोड़ी सलाह ले सकते हैं। अच्छा, ग्लैडियोलस की हम खेती करना चाह रहे हैं तो रोपण सामग्री की अगर बात करें तो किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, रोपण सामग्री मैंने आपको बताया कि करीब 1.25 लाख से 2 लाख कंद की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर। और अगर मैं अच्छी रोपण मैं प्रजातियों के बारे में बात करूं तो कुछ अच्छी प्रजातियां हैं, जैसे कि जैक्सन विले है, ऑस्कर है, स्नो वाइट है, और ये अच्छी प्रजातियां हैं जो किसान भाई ले सकते हैं। और इसमें अलग अलग रंग हैं ग्लैडियोलस में, और उनके अनुसार ही अलग अलग प्रजातियां हैं। तो जिस रंग का वो पुष्प लेना चाहते हो, जिसकी मांग ज्यादा हो बाजार में, उसके अनुसार वो प्रजाति का चयन कर सकते हैं। अच्छा, हमारे जो किसान भाई ग्लैडियोलस की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये आती है समस्या कि भूमि उचित है कि नहीं है। तो ग्लैडियोलस की खेती के लिए कैसी भूमि होनी चाहिए? देखिए, जो भी किसान भाई ग्लैडियोलस ले रहे होंगे, क्योंकि अक्टूबर का समय तो रोपण का समय है, तो निश्चित रूप से उन्होंने भूमि की तैयारी कर ली होगी। भूमि की तैयारी में कम से कम 500 क्विंटल गोबर की खाद भूमि में भली प्रकार मिला देना चाहिए। अच्छा। और इसके लिए अच्छा खासा ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जीवांश काफ़ी होना चाहिए मिट्टी में। तो किसान भाई निश्चित रूप से ये तैयारी कर चुके होंगे। तथा अगर हम उर्वरक की बात करें तो इसमें लगभग 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 400 किलोग्राम फास्फोरस तथा 200 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना ये चाहूँगी कि नाइट्रोजन जो है और फास्फोरस पोटाश आधा नाइट्रोजन तो उसी वक्त मृदा में मिला देना चाहिए कंदों की बुआई के समय। अच्छा, बुआई के समय ही मिला देना चाहिए। लेकिन शेष जो नाइट्रोजन है उसको 2 भागों में किसान भाई दें। एक भाग, उसका आधा भाग एक तब दें जब 3 से 4 पत्तियां निकल आए, अच्छा, रोपण के बाद, तथा 6 पत्तियां निकलने के बाद जो शेष जो बचा भाग है नाइट्रोजन का, वो तब किसान भाई दें। अच्छा, डॉक्टर साहब, जो बुआई का समय है वो क्या होना चाहिए? देखिए, बुआई का समय बिल्कुल उपयुक्त चल रहा है। सितंबर से अक्टूबर ये अच्छा समय है।
थोड़ा अगर किसान भाई विलम्ब भी करते तो नवंबर के बाद तो बिल्कुल संस्तुत नहीं की जाती है, लेकिन अक्टूबर का समय सबसे अच्छा समय है। अच्छा, तो इस समय बुआई कर सकते हैं। जी हाँ। अच्छा, बुआई किस ढंग से करें कि जो हमें अच्छा लाभ प्राप्त हो? देखिए, बुआई में ये है कि आप जो कंदों से कंदों के बीच की दूरी है लगभग 20 सेंटीमीटर किसान भाई रखें, और जो पंक्तियों की दूरी है वो करीब 30 सेंटीमीटर का ध्यान रखें, तो बहुत ज्यादा आराम से वो निराई गुड़ाई और सारे जो भी क्रियाएं हैं, कृषि क्रियाएं हैं, वो कर सकेंगे। अच्छा, मतलब दूरी का ही विशेष ध्यान रखें। दूरी का ही विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उसके करीब 5 से 8 सेंटीमीटर की गहराई में उनको दबाना है कंदों को, और दूरी का ध्यान रखना। जी डॉक्टर साहब, कोई भी अगर हम फसल करें तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि भाई उत्पादन बहुत अच्छा हो। तो अगर हम ग्लेडियोलस की भी खेती कर रहे हैं तो हमारे किसान भाइयों का यही उद्देश्य होगा, उत्पादन अच्छा हो। तो इसके लिए हमें सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानियां इसमें ये बरतनी चाहिए कि जब उसकी कटाई करें, डंडियों की कटाई करें तो प्रातः काल ही करें, क्योंकि आप जब तेज धूप होगी तब करेंगे तो उनके मुरझाने की संभावना ज्यादा रहेगी। यदि कहीं दूर भेजना है उनको विपणन के लिए, तो जैसे ही नीचे की कलियों में हल्का सा रंग आना शुरू हो जाए उसकी ग्लैडुलस की डंडी में, तभी उनकी कटाई कर दें नीचे से, और करीब 100 के बंडल बना के पानी भरी बाल्टियों में रख के इनको आप आराम से 10-15 दिन तक ग्लैडुलस को आप रख सकते हैं। अच्छा, कहीं बाहर भेजना हो तो उसके लिए क्या कोई विशेष? देखिए, कोई बाहर भेजना हो तो आप अच्छे से उनको पेपर में आप उनकी पैकिंग वगैरह करेंगे जी, और उनकी क्षति ना पहुंचे, इसलिए पैकिंग बहुत अच्छे से होना आवश्यक है। और अगर आसपास की कोई बाजार है, अगर वहां पे करना है तब तो 3-4 नीचे की जब कलियां खिल जाएं तब भी आप उनको विपणन के लिए भेज सकते हैं। लेकिन यदि दूर भेजना है तो फिर वही जैसे मैंने कहा, नीचे की जब कली में खिल जाए, रंग आना शुरू हो जाए तो उनको काट देना चाहिए। अच्छा, हमारी फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है डॉक्टर साहब? ये देखिए, ये तो 90 दिन में, तीसरे महीने से इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो जरबेरा की खेती हमारे किसान भाई अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जरबेरा की खेती खुले में बहुत कम की जा रही है। संरक्षित खेती के रूप में जरबेरा अधिक सफल है। मतलब इसका क्या अभिप्राय हुआ? संरक्षित खेती का मतलब कि पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में जरबेरा ज्यादा सफल है, क्योंकि इसको निश्चित तापमान की आवश्यकता है। वो करीब मतलब 20 से 27 से ज्यादा जो है ना, वो नहीं होना चाहिए इसके लिए। और रात का भी टेम्परेचर वो करीब जो तापमान है वो 12 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा संरक्षित खेती के लिए उपयोगी, लाभप्रद बहुत है। लेकिन यह है कि किसान भाई इसको पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में करे तो अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। अच्छा, खुले में भी कर सकते हैं, अक्टूबर का महीना है वो लगा सकते अगर हैं। जो खुले में करना चाहते तो किस तरह की भूमि होनी? भूमि देखिए, बहुत भुरभुरी भूमि होनी चाहिए, जीवांश युक्त होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें एक विशेष चीज है जो ध्यान रखने वाली है कि क्राउन जो होता है, जो मुख्य जो तना होता है और जो जड़ों को जोड़ने वाली जो स्थान है, उसको हम क्राउन कहते हैं। तो जरबेरा में ये दबना नहीं चाहिए मिट्टी से। अच्छा, मतलब ये पौध का वो हिस्सा दबना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो सड़ गया तो पूरा का पूरा पौधा सड़ जाता है और किसान भाइयों को बहुत नुकसान होता है। तो जब वो सिंचाई करे तो बराबर ये देखे कि नमी रहे, लेकिन कुछ समय के लिए फिर हल्की सी जो मृदा है वो थोड़ा सूखे। अच्छा, उसके उपरांत फिर से वो उसको मतलब सिंचाई करें। ये ना हो कि बराबर नमी बनाए रखे, जिसकी वजह से वो जो क्राउन वाला जो पार्ट है वो सूख जाए या उसमें सड़न पैदा हो जाए और पूरी क्षति हो जाए। जी, अच्छा, रोपण सामग्री की बात करें इसमें तो किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, इसमें रोपण सामग्री जो है टिश्यू कल्चर जो पौध है, हाँ, इसमें काफी सफल है। और वैसे सकर्स भी निकलते हैं जरबेरा में, उनसे भी की जाती है, लेकिन टिश्यू कल्चर काफी सफल है, क्योंकि समान रूप से सारे पौधे आते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और उनकी जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, प्रजातियां कौन कौन सी हमारे प्रदेश में? प्रजातियां देखिए, इसमें एक YCD1 करके है, YCD2 है, नेवादा है, वेंचुरी है, अच्छी प्रजातियां हैं जो किसान भाई ले सकते हैं। अच्छा, प्रजातियों का चयन हमने कर लिया, फिर अब तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, तरीका इसमें मैं जैसे कहा कि जो क्राउन का जो मैंने हिस्से की बात करी, क्योंकि वो मिट्टी में नहीं दबना चाहिए, इसलिए इसमें एक थोड़े से ऊंचे मतलब बेड्स जो बनाते हैं, उभरे हुए बेड्स बनाते हैं, तो वो आवश्यक है बनाना, जिनकी ऊंचाई करीब 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनकी चौड़ाई करीब 120 सेंटीमीटर होना चाहिए। पौधों के बीच की दूरी जो है वो करीब 20 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्तियों की दूरी 30 सेंटीमीटर, इसके हिसाब से रोपण करना चाहिए। और रोपण, जहाँ तक पौधों का प्रश्न है, तो करीब 8 से 10 पौधे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लगते हैं। सब आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी पुष्पों के बारे में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फूलों की व्यावसायिक खेती कैसे की जा सकती है, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे।
नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में 6 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलती रहीं। कई दिनों से राजधानी के लोग तेज धूप व गर्मी से झुलस रहे थे, मगर 2-3 दिनों से दिन का तापमान सामान्य होने से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। ज्यादातर क्षेत्रों में आसमान में धुंध के साथ बादलों की लुकाछिपी जारी रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में मौसम में किसी खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। कुछ क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। एकाध स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इस बीच प्रदेश के सभी अंचलों में 5 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती है। मौसम की बेरुखी से सूखे के हालात जैसी स्थिति पैदा हो रही है, जिससे किसानों में निराशा का भाव पनप रहा है। ऐसे में किसान भाई खेतों में खड़ी फसलों की निरंतर निगरानी करते रहें और उनमें नमी बनाए रखें। प्रदेश को हरा भरा बनाने और वन क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से अधिक पौधे रोपित करें। फलदार पौधों की बागवानी के लिए यथाशीघ्र विश्वसनीय नर्सरी से उन्नत प्रजातियों के पौधों की व्यवस्था कर रोपण का कार्य पूरा करें। पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए टीके लगवाएं तथा पशुओं के नवजातों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें हर 6 महीने पर पेट के कीड़ों की दवा पिलाएं। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।